क्या इंडियन कोर्ट्स में ऑपोजिशन पार्टीज के नामी चेहरों पे केसेस चलना कोइंसिडेंस है या फिर प्लान स्ट्रैटेजी? ऐसा हमारा सवाल नहीं है, बल्कि ये काफी लंबे समय से चला आ रहा एक नैरेटिव है जो अब पॉलिटिकल लीगल लैंडस्केप में कॉमन हो चुका है और लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। ये सवाल इसीलिए भी सीरियस लगते हैं क्योंकि हाल ही में एक तरफ उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर है, जहां एक एमपी एमएलए कोर्ट के छोटे से कोर्टरूम में राहुल गांधी के नाम पर फिर से प्रेजेंट और एब्सेंट का सवाल लिखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट का इम्पोजिंग हॉल, जहां जजेस ये तय कर रहे हैं कि इलेक्शन लड़ने वाले नेता को अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में वोटर्स को क्या, कब और कितना बताना चाहिए। दोनों सीन्स अलग अलग लगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्क्रिप्ट एक ही चल रही है। दर्शकों, दो ऐसी हियरिंग्स हुई हैं जहां दो बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज के फेमस चेहरों को कटघरे में खड़ा हुआ देखा गया, यानी कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया। और जो कोर्ट ऑर्डर्स पास हुए हैं उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी है। सबसे पहले शुरू करते हैं उस केस से जहां राहुल गांधी एक बार फिर कोर्ट डेट मिस कर गए हैं। जी हाँ, और इस बार जगह है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर, जहां के एमपी एमएलए कोर्ट में 19 जनवरी को उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था, एक पुराने क्रिमिनल डिफेमेशन केस में जो 2018 से चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोर्ट में नहीं पहुंचे। उनके लॉयर काशी प्रसाद शुक्ला ने जज शुभम वर्मा को बताया कि राहुल गांधी केरला में किसी पहले से तय प्रोग्राम में व्यस्त थे। कोर्ट ने इसी एब्सेंट को नोट किया, लेकिन राहुल गांधी को एक फाइनल अपॉर्चुनिटी दी और 20 फरवरी 2026 को पर्सनली प्रेजेंट होने को कहा। कोर्ट ने सबमिशन नोट करते हुए अगला डेट तो फिक्स कर दिया, लेकिन साथ ही क्लियर भी किया है कि अब पर्सनल अपीयरेंस से बचना मुश्किल होगा। राहुल गांधी के लिए कोर्ट्स कोई नई जगह नहीं है। पिछले कुछ सालों में उनका पॉलिटिकल करियर जितना पार्लियामेंट और इलेक्शन रैलीज में दिखता रहा है, उतना ही कोर्टरूम कॉरिडोर्स में भी। सुल्तानपुर का ये केस उन्हीं एपिसोड्स का एक हिस्सा है जहां पॉलिटिक्स, पर्सनल रेपुटेशन, क्रिमिनल लॉ और इलेक्शन नैरेटिव एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। केस अक्टूबर 2018 का है, जब लोकल बीजेपी फंक्शनरी विजय मिश्रा ने कंप्लेंट फाइल की थी। मिश्रा, जो कोतवाली देहात एरिया के हनुमानगंज के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि कर्नाटका इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगस्त 2018 में राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स किए थे। उनका कहना था कि ये रिमार्क्स उनकी पार्टी और नेता की इमेज को डैमेज करने वाले थे, इसीलिए डिफेमेशन का ऑफेंस बनता है। तब से लेकर आज तक फाइल चल रही है, डेट्स पड़ती रहती है, लॉयर्स आर्ग्यूमेंट देते रहे हैं और राहुल गांधी कभी प्रेजेंट हुए, कभी एब्सेंट। दिसंबर 2023 में कोर्ट ने एक नॉन अपीयरेंस पर वारंट भी इशू किया था, जो उनके लिए एक एम्बैरेसमेंट भी थी और एक लीगल प्रेशर भी। उसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी कोर्ट के सामने सरेंडर हुए थे, जहां स्पेशल मजिस्ट्रेट ने उन्हें 2 बॉन्ड्स पर बेल दी, 25-25 हजार के। ये मोमेंट कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली ऑकवर्ड भी था, क्योंकि पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा एक ट्रायल कोर्ट में फॉर्मल सरेंडर करता हुआ दिखाई दिया था। उसके कुछ महीने बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया। कोर्ट के सामने उन्होंने एलिगेशंस को डिनाई किया और पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। उनका कहना था कि इलेक्शन टाइम के स्टेटमेंट्स को जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर क्रिमिनल केस बनाया गया है। स्टेटमेंट के बाद कोर्ट ने कंप्लेनेंट साइड को एविडेंस लीड करने का डायरेक्शन दिया। तब से प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की एग्जामिनेशन चल रही है। कंप्लेनेंट के काउंसिल संतोष कुमार पांडे के मुताबिक रामचंद्र दुबे नाम के एक विटनेस को 6 जनवरी 2026 को एग्जामिन किया गया और डिफेंस ने क्रॉस एग्जामिन भी कर लिया। अब प्रोसीजरल स्टेज ये है कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट सेक्शन 313 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड होना है, जिसमें एक्यूज को एविडेंस पर अपना एक्सप्लेनेशन देना होता है। इसीलिए कोर्ट ने उनकी पर्सनल प्रेजेंस इंसिस्ट की है। मंडे की हियरिंग के बाद काशी प्रसाद शुक्ला ने रिपोर्टर्स को बताया, मिस्टर गांधी वाज अनेबल टू अटेंड द हियरिंग ड्यू टू प्री एंगेजमेंट इन केरला एंड इज लाइकली टू बी प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट डेट। कोर्ट ने भी इस बार उनकी बात मान ली, लेकिन ऑर्डर का टोन क्लियर था कि ये लास्ट चांस है। इस पूरे बैकग्राउंड में एक और लीगल डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है। दिल्ली हाई कोर्ट का रीसेंट जजमेंट, जिसमें इलेक्शन कैंडिडेट्स के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के डिस्क्लोजर पर क्लैरिटी दी गई है। ये जजमेंट आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया के इलेक्शन को चैलेंज करने वाली पिटीशन के कंटेक्स्ट में आया है, एलिजिंग दैट मनीष सिसोदिया ने 48 आवर साइलेंस पीरियड के दौरान कैंपेनिंग कंटिन्यू की और एक पुरानी एफआईआर को डिस्क्लोज नहीं किया, जो 2013 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट के तहत रजिस्टर हुआ था। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने से पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केस नहीं मानी जा सकती। जस्टिस जसमीत सिंह ने क्लियर वर्ड्स में बोला, It is only when charges are framed or cognizance of the offence is taken by the court, the statutory obligation to disclose arises। ये ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 33A के कंटेक्स्ट में आई है, जो कैंडिडेट्स को अपने क्रिमिनल केसेस डिस्क्लोज करने का ड्यूटी देता है। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि डिस्क्लोजर का पर्पस वोटर्स को इन्फॉर्म चॉइस देना है, इसीलिए सेक्शन 33A एक लिमिटेड स्टैट्यूटरी राइट टू इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है। कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस करते हुए कहा है कि ना तो उस एफआईआर में चार्जेस फ्रेम हुए थे और ना ही पिटीशनर ने ये प्लीड किया कि मनीष सिसोदिया को उस एफआईआर की नॉलेज थी।
ऑर्डर में लिखा गया, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच प्लीडिंग और मटेरियल टू डेमोन्स्ट्रेट द नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द FIR कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज डेलिब्रेट कंसीलमेंट सो एज टू अट्रैक्ट पीनल और इलेक्टोरल कॉन्सिक्वेंसेज। कोर्ट ने ये भी कहा कि पिटीशन वेग एलिगेशंस पर बेस्ड थी, एफिडेविट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फाइल नहीं हुआ और सेक्शन 101D ऑफ RP एक्ट के हिसाब से मटेरियल इफेक्ट ऑन रिजल्ट एस्टैब्लिश नहीं किया गया। जज ने यहाँ तक रिमार्क किया है कि ये ओमिशंस मेयर टेक्निकलिटीज नहीं है, बल्कि पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी के रूट को हिट करती हैं। इस जजमेंट का इनडायरेक्ट रेलेवेंस राहुल गांधी जैसे लीडर्स के लिए भी है, क्योंकि उनके खिलाफ चल रहे केसेस अक्सर इलेक्शन डिबेट्स का हिस्सा बन जाते हैं। हर इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ये पूछते हैं कि कौन से केसेस डिस्क्लोज हुए, कौन से नहीं, और कौन से पेंडिंग है और कौन से टेक्निकल स्टेज पर अटके हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट ये लाइन ड्रॉ करता है कि FIR और एक्चुअल ट्रायल स्टेज में फर्क होता है और वोटर्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी लॉ के स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क के अंदर ही समझा जा सकता है। करंट सुल्तानपुर केस को अगर राहुल गांधी के ब्रॉडर लीगल लैंडस्केप में देखा जाए तो पिक्चर और ज्यादा लेयर्ड हो जाती है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के बीच परमानेंट पॉलिटिकल राइवलरी है, तो दूसरी तरफ क्रिमिनल डिफेमेशन जैसे लॉज हैं जो इंडिया में पॉलिटिशियंस की स्पीचेस को कोर्टरूम तक ले जाते हैं। राहुल गांधी पहले भी डिफेमेशन के मामलों में फंसे हैं। सुल्तानपुर का केस अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है कि जहां हायर जुडिशरी ने इंटरफेयर किया हो। यहाँ ट्रायल कोर्ट अपने रेगुलर पेस से चल रही है। समन्स, वारंट्स, बेल, स्टेटमेंट्स, विटनेसेस, क्रॉस एग्जामिनेशन और अब सेक्शन 313 का स्टेज। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव पैरेलल चल रहा है। बीजेपी के लोकल लीडर्स इस केस को प्रूफ के तौर पर दिखाते हैं कि राहुल गांधी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं, जबकि कांग्रेस इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा बताती है। जहां एक तरफ हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ मिला, राहुल गांधी के लिए 20 फरवरी 2026 की डेट अब सिर्फ एक प्रोसीजरल एंट्री नहीं रही। ये देखना होगा कि राहुल गांधी पर्सनली सुल्तानपुर कोर्ट में खड़े होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो उनका सेक्शन 313 स्टेटमेंट किस टोन में होता है, सिंपल डिनायल, पॉलिटिकल मोटिवेशन का चार्ज या कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद ट्रायल और आगे बढ़ेगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे और जजमेंट आएगा, और फिर शायद अपील भी देखने को मिल सकती है। तब तक न्यूज साइकिल्स में ये हेडलाइंस घूमती रहेगी कि क्या राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर हुए या नहीं, कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया, बीजेपी ने क्या टॉन्ट मारा, और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट जैसे जजमेंट्स ये क्लैरिफाई करते रहेंगे कि क्रिमिनल केसेस, डिस्क्लोजर, इलेक्शन और डेमोक्रेसी के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। सो स्टे ट्यून टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दीज केसेस।